गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है कुजनेट्स कर्व। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक लें जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काम आ जाए और प्लस एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी काम आ जाए। तो ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो दो पेपर को कवर करता है। एक तो आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुजनेट्स कर्व जो है वो प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के द्वारा दिया गया है। 1971 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था अर्थशास्त्र में, और ये काफ़ी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 1950 से लेकर 1960 तक विकसित और विकासशील देशों का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु था उनकी औसत आय और वहाँ पर उपस्थित विषमता। तो उन्होंने पाया कि विकासशील देशों में जो है विषमता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। विषमता कैसे देखेंगे, तो जो उच्चतर आय होता है और निम्नतर आय दोनों के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल पाया जाता है। तो विकास के प्रारंभिक स्तर में उन्होंने देखा कि जैसे जैसे औसत आय बढ़ रही है वैसे वैसे विषमता में भी वृद्धि हो रही है। दोनों में क्या हो गया, आपस में धनात्मक संबंध होता है। फिर विकसित देशों के संबंध में उन्होंने क्या पाया कि यद्यपि वहाँ औसत आय काफ़ी ज़्यादा थी और लेकिन विषमता जो है वो कम हो रही थी। तो उन्होंने इस एक हाइपोथेसिस दी कि औसत आय और विषमता के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो उन्होंने बताया कि प्रारंभ में जो विकास के प्रारंभिक स्तरों में जैसे जैसे औसत आय बढ़ती है वैसे वैसे विषमता बढ़ती है, परंतु एक स्तर प्राप्त कर लेते हैं जब विकास का, या फिर बोलें तो प्रति व्यक्ति आय के एक स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद जो है विषमता और प्रति व्यक्ति आय में ऋणात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो विषमता कम होने लगती है। तो यदि हम इसका रेखा चित्रीय प्रदर्शन करें या फिर इसका कर्व बनाएं तो हमको कैसा मिलता है, ये उल्टा यू शेप का मिलता है, क्योंकि प्रारंभ में क्या है, प्रति व्यक्ति आय और विषमता के बीच में धनात्मक संबंध है और एक स्तर के बाद दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध हो जाता है। तो इसी को हम कुजनेट्स कर्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुजनेट्स कर्व के बारे में देखेंगे, उसके पश्चात एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व के बारे में देखेंगे। तो एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व हालांकि साइमन कुजनेट्स के द्वारा नहीं दिया गया है, परंतु चूंकि उनकी हाइपोथेसिस पर आधारित है इसलिए इस कर्व का नाम जो है कुजनेट्स के नाम पर एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व दिया गया है। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि कुजनेट्स कर्व क्या है और उसका एनालिसिस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। 1971 में एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था अर्थशास्त्र में। उनका नाम था साइमन कुजनेट्स। उन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक विषमता के बीच एक संबंध के संबंध में परिकल्पना प्रस्तुत की थी। प्रोफेसर कुजनेट्स का जो अध्ययन था वो 1955 में आया और उसमें इन्होंने पाया कि अल्प विकसित देशों की एक बड़ी जो जनसंख्या थी वो राष्ट्रीय आय का बहुत छोटा सा भाग प्राप्त कर रही थी, जबकि जो एक छोटी सी जनसंख्या थी वो राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त कर रही थी। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोगों की आय थी, मतलब न्यूनतम आय और अधिकतम आय, उसके बीच बहुत बड़ा अंतराल था जिसको कि हम आर्थिक विषमता के नाम से जानते हैं। दूसरा, विकसित देशों के संबंध में उन्होंने क्या देखा कि ये अंतराल बहुत कम था न्यूनतम आय और अधिकतम आय के बीच में, मतलब वहाँ विषमता जो है वो कम पाई जाती थी। इसी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष के रूप में देखा कि एक परिकल्पना दी उन्होंने निष्कर्ष निकालकर कि किसी देश के आर्थिक विकास की प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसमें जैसे जैसे औसत आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है, विषमता भी बढ़ती है। किंतु एक आय का स्तर प्राप्त कर लेने के पश्चात जब औसत आय बढ़ती है अर्थात आर्थिक विकास होता है तो विषमता कम होने लगती है। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पना दी। तो उन्होंने निष्कर्ष के रूप में क्या पाया कि औसत आय और विषमता के बीच में जो संबंध होता है कैसा है, शुरू में तो धनात्मक होता है, मतलब दोनों एक साथ बढ़ते हैं। उसके बाद एक निश्चित स्तर प्राप्त करने के बाद औसत आय और विषमता के बीच में ऋणात्मक संबंध देखा जाता है।
तो ये औसत आय और विषमता, आर्थिक विषमता के बीच में संबंध को यदि हम एक ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो वो हमको उल्टे यू आकार का प्राप्त होता है, और इसको ही हम कुजनेट्स वक्र के नाम से या कुजनेट्स कर्व के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुजनेट्स कर्व कैसा होता है। यहाँ देख रहे होंगे कुजनेट्स कर्व के बारे में कि कुजनेट्स कर्व बनाया गया है तो एक्स एक्सिस पे हमने पर कैपिटा इनकम लिया है और वाई एक्सिस पर इनइक्वलिटी इंडेक्स को लिया है या विषमता सूचकांक को लिया है। तो कुजनेट्स कर्व जो है वो KC के रूप में देख रहे हैं। I से प्रारंभ होता है, A पर उच्चतम स्तर को प्राप्त करके फिर ऋणात्मक ढाल वाला, मतलब नीचे की ओर गिरते हुए होता है। तो इस प्रकार का कुजनेट्स कर्व हमको दिख रहा है जो उल्टे यू आकार का दिखाई देता है। अब ये इस प्रकार का क्यों होता है, इसको हम इसका विश्लेषण करके जान सकते हैं। तो इसका हम 3 पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है I से A तक, जबकि आर्थिक विकास या औसत आय और विषमता के बीच कैसा है, धनात्मक संबंध है, अर्थात दोनों जो है क्या है वो बढ़ रहे हैं। तो पहले भाग में औसत आय और आर्थिक विकास में धनात्मक संबंध क्यों होता है और क्यों आय बढ़ने के साथ विषमता बढ़ती है, इसको देखते हैं अपन, है ना। तो जैसे किसी देश या का समाज का आर्थिक विकास होता है, तो जैसा आपको मालूम है कि प्रारंभिक अवस्था में जो समाज है वो कृषि पर आधारित होता है। वहाँ जो आय का, राष्ट्रीय आय का अधिकतम भाग जो है कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है और 90 से 95% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित होती है। तो जैसे विकास करता है समाज तो धीरे धीरे कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की ओर विस्तार होने लगता है, मतलब कि औद्योगिकरण बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि बड़ी मात्रा में वहाँ पूंजी में निवेश किया जाता है। पूंजी में निवेश किया जाता है तो जाहिर है जिसके पास ये पूंजी होती है वो क्या करता है, पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करता है, तो इससे उसकी आय बढ़ने लगती है। अब उद्योग की स्थापना हुई तो अकेले पूंजीपति या सरकार तो क्या कर उद्योग में उत्पादन नहीं कर सकती, उनको क्या है बड़ी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। तो अब श्रम कहाँ से आएगा, तो कृषि क्षेत्र में है। तो कृषि क्षेत्र में जो श्रम है वो क्या करता है, उद्योग की ओर जो है वो गमन करता है। अब उद्योग की ओर गमन करता है तो क्या होता है, वहाँ पर उसको ज़्यादा नगद राशि प्राप्त होती है मजदूरी के रूप में और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ने लगता है। इस तरीके से कृषि क्षेत्र से उनका जीवन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब आय उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि हमको अर्थव्यवस्था जो है वो स्पष्ट रूप से 2 वर्ग में दिखाई दे रही है या 2 भाग में दिखाई दे रही है। एक है कृषि अर्थव्यवस्था और एक है उद्योग अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था जहाँ पर कि आय जो है कैसी है, निम्न स्तर की है, ठीक है, और उद्योग स्तर है जहाँ की आय क्या है, ऊंची है। तो इन दोनों में क्या है, दोनों की आय में जो है एक जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है, वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर विषमता बढ़ती जाती है, मतलब न्यूनतम और अधिकतम आय में अंतर जो है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। और दूसरी बात क्या है कि इस क्षेत्र में जो उद्योग के क्षेत्र में विकास होता है शुरू में, तो उसका लाभ क्या है, कृषि क्षेत्र को या अन्य क्षेत्र को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, मतलब यहाँ जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, केवल वहीं के लोग ही ग्रोथ करते हैं, बाहरी लोग इसमें ग्रोथ नहीं करते हैं, जो उद्योग क्षेत्र से बाहर के लोग हैं। जबकि अच्छा ऐसा यहाँ क्यों होता है, क्योंकि ट्रिकल डाउन थ्योरी जो यहाँ पर लागू नहीं होती। ट्रिकल डाउन थ्योरी या फिर रिसाव प्रभाव क्या होता है, जब आय रिस कर दूसरे क्षेत्रों को जाती है या उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है तो उसको हम ट्रिकल डाउन थ्योरी या ट्रिकल डाउन इफेक्ट या फिर रिसाव प्रभाव कहते हैं। ये यहाँ काम नहीं करता, इसीलिए क्या है कि उद्योग क्षेत्र की आय जो है और कहीं जा नहीं पाती। यही कारण है कि क्या है, उद्योग क्षेत्र जो है वो काफ़ी विकसित हो जाता है, वहाँ के काम करने वाले लोगों की आय जो है काफ़ी बढ़ जाती है, वहाँ जो पूंजीपति हैं उनका लाभ भी काफ़ी बढ़ जाता है। परंतु एक क्षेत्र जो है इस विकास से अछूता हो जाता है, इसलिए क्या है बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता होगा। हमने विकासशील देशों में भी देखा होगा कि विकास के द्वीप पैदा हो जाते हैं, और विकास के द्वीप मतलब कुछ क्षेत्र जो विकास कर लिया है वो तो हमको काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, परंतु एक दूसरा क्षेत्र होता है जो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। तो विकासशील देशों में ये गैप हमको बहुत देखने को मिलता है। भारत में ही देख लो कि कुछ क्षेत्र जो हैं वो इतने विकसित हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास,
और कुछ क्षेत्र हैं जो कि कैसे हैं, एकदम पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर कि 2 वक्त के भोजन के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो इस तरीके के विकास के द्वीप पैदा हो जाते हैं इस समय। तो ऐसी स्थिति में क्या है, विषमता काफ़ी हमको देखने को मिलती है। औसत आय का स्तर जब पहुंच जाता है OI स्तर पर, तो अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता देखने को मिलती है। ये स्थिरता क्या होती है कि लगभग मूलभूत जो उद्योग है उनकी स्थापना हो चुकी है, और जितनी आधारिक संरचना होती है, रेल, बिजली, सड़क, यातायात, ये सब का विकास हो चुका है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक एरा ऑफ स्टेबिलिटी देखने में आती है, और ये टर्निंग पॉइंट होता है। इसके पश्चात क्या होता है, वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला हो जाता है। तो इसके बाद यदि औसत आय बढ़ती है तो क्या है, विषमता जो है वो बढ़ने की बजाय घटने लगती है। यहाँ पर क्योंकि औद्योगिकरण पूरा हो चुका है लगभग, तो यहाँ पर फिर सर्विस सेक्टर का महत्व बढ़ने लग जाता है। सर्विस ओरिएंटेड एरा शुरू हो जाता है, और अब मतलब थर्ड स्टेप में आ जाता है। एग्रीकल्चर के बाद फिर औद्योगिकरण के बाद फिर सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ने लगती है अर्थव्यवस्था। ये जो सर्विस सेक्टर होती है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ को दिखलाती है। इसका मतलब ये है कि वो केवल विकसित क्षेत्रों तक नहीं रहता विकास, बल्कि उसके कारण जो आय है दूसरे क्षेत्रों तक भी बढ़ने लगती है। अब दूसरे क्षेत्रों तक भी बढ़ने लगती है तो क्या होता है, उधर भी औसत आय बढ़ने लगती है, जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। और इसके कारण तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास होने लगता है, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ। अब यही नहीं होता, बल्कि सरकार जो है विषमता कम करने के लिए नीतियां बनाना प्रारंभ कर देती है। तो क्योंकि आर्थिक विषमता के दुष्परिणाम दिखने में आते हैं, तो सरकार भी इस तरफ से चैतन्य हो जाती है। अब वो विषमता कम करने के लिए हमको पता है 2 प्रकार की नीति बना सकती है। या तो वो जो धनिक वर्ग है उनकी आय और संपत्ति पर अधिकार कम करने के लिए कुछ नियम बना सकती है, या फिर जो निर्धन वर्ग है या पिछड़ी जगह है वहाँ पर अत्यधिक व्यय करके, सार्वजनिक व्यय करके उनके स्तर को ऊपर उठा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार के पास कितना संसाधन है, उसका बजट कैसा है, उस हिसाब से वो नीतियों को अपनाती है। अमूमन क्या होता है कि सरकारें किसी एक नीति पर निर्भर न रहकर दोनों प्रकार की नीतियाँ अपनाती हैं। जहाँ पर संपत्ति पर आय पर अधिकार धनिक वर्ग का कम करने का प्रयास करती हैं, करारोपण वगैरह के माध्यम से, उत्तराधिकार नियम हो गया, करारोपण हो गया, ये सब टूल्स हैं इसके, है ना। इसके तो वहीं पर क्या करती है कि जो गरीब वर्ग है या पिछड़ी जगह है वहाँ पर ज़्यादा निवेश करके या फिर उन पर सार्वजनिक व्यय करके उनके स्तर को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इन सब का परिणाम ये होता है कि विषमता धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसके नीति के प्रयास के फलस्वरूप क्या होता है, उच्चतम और निम्नतम आय का जो अंतराल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर है क्या, नगरीकरण का प्रसार होने लगता है। इसका मतलब है कि इसका प्रमुख कारण था प्रवास क्यों होता है, औद्योगिकरण के कारण लोग क्या है ग्रामीण क्षेत्रों से या पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर आने लगते हैं। अब इस नगरीकरण के क्या कारण जो पिछड़े क्षेत्र पर, जिसको कि हम सामान्यतः कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, उसकी ओर क्या होता है, उसका दबाव जनसंख्या का कम होने लगता है। अब दबाव कम होता है तो वहाँ पर भी आय बढ़ने लगती है। इसके और क्या होता है, औद्योगिकरण के कारण नई नई तकनीक ईजाद हो जाती है, नए उपकरण कृषि क्षेत्र के लिए, तो वहाँ पर मशीनों का प्रयोग शुरू हो जाता है और बड़े बड़े फार्म हाउस बनने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी भी औसत आय बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर तीसरा जो तथ्य काम करता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी का काम करने लग जाता है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है, तो इसके कारण क्या होता है, आय जो विकसित क्षेत्रों से रिस कर पिछड़े क्षेत्रों की ओर आने लगता है। अब प्रवास में भी जो नगरीकरण में रहने गए वो भी अपनी आय क्या करते हैं, इन क्षेत्रों को भेजने लग जाते हैं। प्लस कई कारणों से वहाँ क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रोडक्शन है उसके लिए मांग तो यही क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाने लगता है और वहाँ की आय जो है रिस कर कहाँ आने लगती है, पिछड़े क्षेत्रों की ओर आने लगती है। इस ट्रिकल डाउन थ्योरी के कारण
कृषि क्षेत्र की भी आय बढ़ने लगती है और इस तरीके से यहाँ पर हमको एक्सक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास होने लगता है और जिससे औसत आय बढ़ती है और विषमता कम होने लगती है। तो कुजनेट्स वर्ग के मुख्य 3 कारण हम देख सकते हैं कि औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण है जो कि विषमता को बढ़ाती है और कम भी करती है, और कृषि क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग। ये 3 कारण से जो है मुख्यतः कुजनेट्स वक्र इस आकार का बनता है। अब देखते हैं कि कुजनेट्स वक्र की क्या सीमाएं हैं। तो यह एक परिकल्पना, कोई सिद्धांत नहीं। उन्होंने केवल एक परिकल्पना, एक आनुभाविक रूप से ये तथ्य स्वीकार किया था, एक परिकल्पना के रूप में लिया था ना, कोई निश्चित एकदम सार्वभौम सिद्धांत ये नहीं है। फिर है कि कुजनेट्स वक्र जो होता है वो सरल नहीं होता, जैसा हमको सरलता से स्मूथ वक्र दिखाया गया वैसा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे उसमें मतलब पेच होते हैं। ठीक है, इतना स्मूथली ऊपर की ओर बढ़ना और स्मूथली नीचे की ओर गिरना, ऐसा स्मूथ नहीं होता है वो। फिर सभी देशों की यदि हम कुजनेट्स वक्र बनाएं तो एक प्रकार के नहीं बनते। ये कुजनेट्स वक्र की कुछ सीमाएं हमको देखने में आती हैं। तो ये तो हो गया कुजनेट्स वक्र। यदि सिर्फ पूछा जाता है तो हमको कुजनेट्स वक्र में इतना ही बतलाना है। पर अब देखते हैं हम पर्यावरण कुजनेट्स वक्र क्या होता है। तो प्रोफेसर कुजनेट्स ने जैसा पता कि 1955 में आर्थिक विकास और आर्थिक विषमता के संबंध में जो अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे हम अभी पहले देख चुके हैं ना। तो ये परिकल्पना क्या थी ये भी आपको पता है। तो यदि आप सिर्फ पर्यावरण कुजनेट्स वक्र लिखेंगे तो उसमें उनके हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं कि क्या थी हाइपोथेसिस, है ना, क्योंकि उसी को बेस बना के प्रोफेसर जीन ग्रासमैन और प्रोफेसर एलन क्रूबर ने जो नई परिकल्पना दी, जिसको कि हम पर्यावरण कुजनेट्स वक्र के नाम से बताते हैं। तो इन्होंने उसको बेस बना के क्या किया, आर्थिक विकास या औसत आय और पर्यावरण के बीच संबंध की अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। अब चूंकि इसका आधार उन्होंने कुजनेट्स वक्र को बनाया था, इसलिए इसको पर्यावरण कुजनेट्स वक्र के नाम से जाना जाता है। अब पर्यावरण कुजनेट्स वक्र क्या बताता है, तो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में क्या होता है कि जब देश की औसत आय बढ़ती है तो पर्यावरणीय क्षति तेजी से होती है। मतलब कि पर्यावरणीय क्षति और औसत आय में दोनों में कैसा धनात्मक संबंध पाया जाता है। परंतु एक आर्थिक विकास का एक जो निश्चित स्तर है, जो कि जैसा कि हमने OY माना था, उस स्तर के बाद मतलब के बाद जैसे जैसे औसत आय बढ़ती वैसे वैसे क्या पर्यावरणीय क्षति धीरे धीरे कम होने लगती, या कहें हम पर्यावरण में सुधार देखने में मिलता है। तो इस तरह पर्यावरण और औसत आय के बीच जो संबंध है उसको हम रेखा चित्र में बनाते हैं, तो वो भी हमको कुजनेट्स वक्र की तरह ही U आकार का, उल्टे U आकार का प्राप्त होता है। इसको हम पर्यावरण कुजनेट्स वक्र या उसको शॉर्ट फॉर्म में EKC के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है चित्र में, ये देख रहे हैं अपन, एक्स अक्ष पर दिया हुआ प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम और पर्यावरणीय क्षति या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम वाई एक्सिस पर दिखला रहे हैं। तो देख रहे हैं जब OY प्रति व्यक्ति आय हो जाती है तो उसके बाद फिर इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है और फिर नीचे की ओर गिरने लगता है वक्र, जो बताता है कि आर्थिक विकास या औसत आय और पर्यावरणीय क्षति में ऋणात्मक संबंध स्थापित हो जा रहा है। मतलब इसके बाद पर्यावरण में सुधार आने लगता है। तो अब हम इसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे पहले वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, उसके बाद एक निश्चित स्तर के बाद ऋणात्मक ढाल वाला हो जाता है। तो प्रारंभ में जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता है तो लोगों की औसत आय बढ़ती है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण देख चुके हैं कि औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के कारण क्या है, उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होती है, तो उत्पादन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगता है, निवेश किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि धड़ाधड़ जंगल कटते हैं, खेत वगैरह सब जो है वो रोड में बदल जाते हैं। ठीक है, और ये उत्पादन में तो वृद्धि होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है इसके कारण, लेकिन पर्यावरणीय क्षति बहुत तेजी से होती है। अब उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में भी उसी तेजी से वृद्धि होती है, उपभोगवादी संस्कृति जन्म लेती है, जिसके कारण क्या पर्यावरण की एकदम उपेक्षा कर दी जाती है। ठीक है, और उद्योग धंधों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारिक संरचना का विकास होता है, नगरीकरण होता है, इस सब के कारण पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है। और
अत्यधिक विषमता के कारण भी क्या है कि पर्यावरणीय क्षति होती है। धनिक जो है इस और उपभोगवादी संस्कृति के कारण क्या है, एसी, कूलर ये सब चलाते हैं, ठीक है, फ्रिज, ये क्या है, भौतिकवादी संस्कृति है। इसके कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। वैसे निर्धन वर्ग को क्योंकि अपनी चिंता उपभोग की है, ठीक है, जीवन यापन किए, तो वो भी पर्यावरणीय क्षति की तरफ से अनजान रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही वर्ग के द्वारा क्या है, पर्यावरण की उपेक्षा कर दी जाती है। फिर है जैसे कि कोई सामुदायिक संस्थाएं होती हैं, कोई स्वयंसेवी संस्था होती है इस तरीके की जो पर्यावरण के लिए जागरूकता फैला सके, ऐसी किसी संस्था का अभाव पाया जाता है। कोई सामुदायिक संस्था नहीं होती, कोई पर्यावरण जागरूक कार्यक्रम नहीं होता, कोई सरकार के द्वारा इस तरीके से नियम नहीं होते पर्यावरण संबंधी। औद्योगिकरण के कारण क्या, कच्चे माल प्राप्त करने के लिए पर्यावरण का क्षमता से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, दोहन किया जाता है, जंगलों की कटाई हो जाती है, जहरीली गैसें, अपशिष्ट, ये सब के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरणीय क्षति को बढ़ा देते हैं। इसीलिए पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स कर्व का फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो धनात्मक संबंध को दिखा रहा है दोनों में, वो इस कारण से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, जो बता रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ या आर्थिक विकास होने के साथ साथ ही क्या है, पर्यावरणीय क्षति जो है वो में भी वृद्धि होने लगती है। अब इसके बाद देखते हैं हम आर्थिक विकास या औसत आय का एक निश्चित स्तर जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसके पश्चात क्या है, पर्यावरणीय क्षति जो है कम होने लगती है, पर्यावरण में सुधार आने लगता है। तो ऐसा होने के कुछ कारण हैं, तो हम इसको कुछ पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि हमको लिखने में सरलता हो। तो पहला है कि जब ऐसा होता है तो उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाने लगता है, और ऐसी तकनीकें जो है पर्यावरणीय मित्र होती है, जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि पर्यावरणीय क्षति थोड़ी सी कम होती है। फिर जो ऊर्जा संसाधन होते हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है। उनका अनुकूलतम प्रयोग मतलब कि कोई मतलब पूरी क्षमता से उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो साधन अपव्यय होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो इससे कुछ क्या है, संसाधन जो है वो बचते हैं। फिर पर्यावरणीय संसाधनों का विकल्प खोज लिया जाता है, क्योंकि अब उन्नत तकनीक हो गई है। तो इसके कारण क्या करते हैं कि जो संसाधन है उनके एक विकल्प के रूप में खोज लिया जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट देख लिया जाता है। तो जिससे क्या है, पर्यावरण में दबाव कम होने लगता है। पर्यावरणीय क्षति की क्या है, शुरू में क्या है, पर्यावरण जो है उन्नत होता है, इसके कारण जितने भी प्रदूषण होते हैं या दबाव रहते हैं उनको सह जाता है पर्यावरण। परंतु एक सीमा के बाद पर्यावरणीय जो सोखने की क्षमता होती है प्रदूषण को या दबाव को झेलने की जो उनकी क्षमता होती है ख़त्म हो जाती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि पर्यावरणीय खतरे उभर कर आने लगते हैं। तो इसके संबंध में लोगों को अब जागरूक करने लग जाती हैं, उनमें जागरूकता बढ़ने लगती है खतरों के संबंध, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या है, हमारे सामने खुल के जो है वो पर्यावरणीय क्षति के खतरे आने लगते हैं। तो अब एकमात्र रास्ता हो जाता है कि हम इसके उपाय देखें। तो जागरूकता इस संबंध में बढ़ने लगती है, पहले कुछ जाने माने मतलब पढ़े लिखे लोगों में, और उसके बाद फिर सारे जन लोगों में ये जागरूकता फैलने लगती है। और कुछ संस्थाएं भी इसमें प्रयासरत हो जाती हैं और ये भी प्रयास करने लगती हैं कि किसी तरीके से पर्यावरणीय क्षति को रोका जाए। इन सब का परिणाम क्या होता है कि सरकार भी इन दबाव में आती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ नियम अधिनियम पारित करने लग जाती हैं, और इनका कड़ाई से पालन किया जाता है। और यहाँ तक कि ये जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून होते हैं वो दंडनीय भी होते हैं। और क्योंकि युवा वर्ग है उनको और बच्चों को भी आगे जाकर अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो उनके पाठ्यक्रमों में क्या पर्यावरण के संबंध में पाठ्यक्रमों को या कोर्सेज को चालू कर दिया जाता है, ताकि क्या है, जागरूकता जो है वो युवाओं में भी फैले। तो इन सब का प्रयास ये होता है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो प्रयास किए जाते हैं और जो जागरूकता होती है, इससे धीरे धीरे पर्यावरण में सुधार होने लगता है। तो इस प्रकार से जो उस टर्निंग पॉइंट के बाद जो औसत आय बढ़ती है, उसमें औसत आय और पर्यावरणीय क्षति में जो है ऋणात्मक संबंध होने लगता है, क्योंकि औसत आय बढ़ रही है परंतु पर्यावरणीय क्षति अब कम होने लगती है।
तो जो ई के सी की परिकल्पना है वो, अब यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो वो एक परिकल्पना है, कोई सिद्धांत नहीं है, जैसा कि कुजनेट्स कर्व था। और व्यवहारिक रूप से भी देखें तो हम ज़्यादा इसको सही नहीं पाते, क्योंकि विकासशील देशों या अर्धविकसित देशों की अपेक्षा क्या होता है, विकसित देशों में पर्यावरणीय क्षति अभी भी बहुत है। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो विकसित देशों में ज़्यादा उत्सर्जन होता है, यहाँ कम होता है। तो इस प्रकार से यदि हम आंकड़ों की बात करें और व्यवहारिक रूप से देखें तो ई के सी जो है वो हमको सही प्रतीत नहीं होता। परंतु सामान्यतः देखा जाए तो हम ऐसा देख रहे हैं हमारे देश में भी कि पर्यावरण के प्रति अब ज़्यादा जागरूकता आ गई है और विश्व स्तर पर भी आ गई। तो सामान्य तथ्य के रूप में हम इसको परिकल्पना के रूप में सही मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो है वो नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चाहे तो हम इस वक्र के बारे में 3 सेंटेंस में आंसर हो तो वो भी लिख सकते हैं, 50 वर्ड्स में होगा वो भी लिख सकते हैं, या 150 वर्ड्स में होगा उसमें भी हम तैयार कर सकते हैं। और यदि हमको बड़ा क्वेश्चन लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, कुजनेट्स जो पर्यावरण कुजनेट्स वक्र है उस कैसे आया, तो थोड़ा सा हम कुजनेट्स वक्र के बारे में बता सकते हैं ना, तो इससे हमारे आंसर थोड़े बढ़ जाएंगे। और यदि हमको शॉर्ट में लिखना हो तो हम डायरेक्ट पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर ही आ जाएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे कि बेस जो है वो कुजनेट्स वक्र का है, परंतु उससे उनका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला हम नोट्स ख़त्म कर सकते हैं।